दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने बात की थी आपसे भारत की विषमताओं के संदर्भ में, जिसमें हमने ये देखा था कि भारत का विशाल धरातल भौतिक रूप से, जलवायु की दृष्टि से, वनस्पतियों की दृष्टि से, मृदा की दृष्टि से, तमाम तरह की आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से, सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से विविधताओं से परिपूर्ण है। आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे आपसे कि इन तमाम सारी विविधताओं और अनेकताओं के बावजूद भी भारत में एक सर्वव्यापी एकता भी विद्यमान है। एकता के कई सूत्र हैं यहाँ, जिनको अगर हम कैटेगराइज करें तो हम भौतिक एकता की बात कर सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर से यहाँ की जो नदियाँ हैं और यहाँ की जो जलवायु दशाएँ हैं वो इसको एक रूपता प्रदान करती हैं। दूसरी अगर हम कैटेगरी करें तो वो हमारी कैटेगरी दूसरी होगी आर्थिक एकता। आर्थिक दृष्टि से विशेष रूप से कृषि इसका एक महत्वपूर्ण एजेंट है जो इसको एकता के रूप में बांधे हुए है। और तीसरी अगर हम कैटेगरी करें जो एकता को प्रदर्शित करती है भारत की, तो उसे हम सांस्कृतिक एकता कह सकते हैं, जिसमें तमाम तरह के धर्म, तमाम तरह के धर्म के केंद्र और तमाम तरह की परंपराएं वो भारत को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। तो एक एक करके आइए हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ की भौतिक एकता के बारे में। तो अगर हम नदियों का प्रारूप देखें भारत की, तो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की नदियाँ वो ऐसा लगता है कि सबका एक नेटवर्क है, एक जाल है पूरा बसा हुआ, और वो सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो इस एक दूसरे से गुथे हुए होने के नाते ही कहते हैं कि भारत के धरातल को वो एक रूपता प्रदान करती हैं नदियों का ये जो नेटवर्क है। ख़ासतौर से नदियाँ, हम जानते हैं कि मानसून का सीज़न अभी चल रहा है, इन्हीं वर्षा काल में इन सारी नदियों में लबालब पानी होता है। बहुत सारी नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर भी बहती हैं और उनका पानी इधर उधर फैलता है, कई बार उसका नुकसान भी होता है। पर इसके बावजूद जब हम इसका जाल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत को ये बांधे हुए है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक सूत्र में ये नदियों ने इसको बांध रखा है, जिनमें से कई सारी पवित्र नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो दक्षिण की गंगा हो, कावेरी। ये जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, जहां उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ लोग जो है वो जाते हैं तीर्थ यात्राओं के लिए और अपने तमाम सारे चीज़ों को जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, पवित्रता को हासिल करने के लिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, भौतिक पहलू जिसे हम कहते हैं, वो हमारे देश की जलवायु है। हालांकि हम पूरे वर्ष में अगर देखें तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु पाई जाती है, लेकिन जब हम जलवायु की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, तो भारत की जलवायु को कहा जाता है कि ये उष्ण मानसूनी जलवायु है। यद्यपि थोड़े थोड़े समय में इसमें सूक्ष्म स्तर पर कुछ क्षेत्रीय विषमताएँ पाई जाती हैं स्थानीय स्तर पर अगर हम समग्र रूप से देखें तो भारत जो है वो ऐसा लगता है कि पूरा एक मानसूनी जलवायु से बंधा हुआ है। इस सब की वजह से ही हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है विशेष रूप से, तो तमाम सारी हमारी दैनिक चीज़ें हैं जिसके लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। ये मानसून हमारे लिए एक वरदान होता है कि इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ गैम्बल विथ मानसून। जो अगर मानसून नहीं है तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था जो है वो फेल हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानसून भी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता। अभी जुलाई चल रही है, जून से ही बारिश शुरू हो जाती है भारत में, तो अब लगभग पूरे भारत में मानसून पहुंच रहा है। और पूरे भारत में जहां भी आप जाएंगे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसा लगेगा कि एक जैसी ही फ़िज़ा है, एक जैसी ही वेदर है, एक जैसा ही माहौल है। कहीं बारिश है, कहीं हल्की सी धूप है, तो कहीं बादल है, लगभग एक जैसा माहौल आपको मिलेगा। ऐसा लगता है कि पूरे भारत में ये मानसून जो है वो इसको एक तरह से बांध लिया है। दूसरी हम बात करें अगर कि हमारी जो आर्थिक एकता का जो सूत्र है, जिसे हम कृषि मान सकते हैं कि भारत में चाहे हम जानते हैं कि भाई लगभग 69% पॉपुलेशन हमारी जो है वो रूरल एरियाज़ में निवास करती है, और उस 69% में से 90% से ज़्यादा लोग जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न हैं। अब चाहे वो उत्तर भारत के किसान हों, चाहे वो दक्षिण भारत के किसान हों, कहीं भी हों, वो सारे लोग लगभग उनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय व्यवसाय क्या है, वो कृषि है। तो राष्ट्रीय व्यवसाय का मतलब है कि पूरे राष्ट्र में एक जैसी आर्थिक क्रिया अगर की जाती हो तभी वो राष्ट्रीय व्यवसाय होगा।
तो उस वजह से ही इसको कहा जाता है कि कृषि को अगर हम लें तो ऐसा लगता है कि पूरे भारत को जो है वो एक रूपता प्रदान करती है कृषि। चाहे जिस भी जाति, चाहे जिस भी धर्म का व्यक्ति होगा, वो अगर एक क्षेत्र विशेष में निवास करता है तो वहाँ जो भी कृषि की जाती है वो वही कृषि करेगा। जैसे उत्तर भारत का मैदानी एरिया है, तटीय मैदानी क्षेत्र है, जहाँ चावल की कृषि सर्वाधिक की जाती है, तो चाहे जिस जाति धर्म का किसान होगा वो उसी तरह की कृषि करेगा। पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, जहाँ पंजाब हरियाणा वगैरह में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की खेती की जाती है, तो चाहे जिस जाति धर्म का किसान होगा निश्चित रूप से वो उसी प्रकार की कृषि करेगा। तो हम जातियों, धर्मों, परंपराओं से तो अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन जब हम कृषि के रूप में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कृषि ने हम सबको एक सूत्र में बांध रखा है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय व्यवसाय का दर्जा दिया गया है। तो अब अलग अलग फसलों के रूप में इसी तरह हम ये देख लें, जैसे चाय की कृषि है, चाहे वो आसाम के और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों की हो, चाहे वो दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों की हो, चाय की कृषि, लगभग एक ही जैसी जलवायु और एक ही जैसा सिस्टम सारा पाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सब एक दूसरे को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। इन विषमताओं, इन एकताओं के साथ साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एकता का सूत्र है भारत के लिए, वो यहाँ की सांस्कृतिक एकता है। सांस्कृतिक जो एकता है, जिनमें से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो रिलीजियस एलिमेंट है, जो रिलीजियस सिस्टम है भारत का, तमाम तरह के मज़हब पाए जाते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियनिटी, पारसी, ये तमाम सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन इन धर्मों में आपस में इतना ज़बरदस्त समन्वय है, इतनी ज़बरदस्त एकता और एक रूपता है कि कभी किसी को किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं। हर धर्म एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है, सबको मानता है। इसीलिए सब एक दूसरे के शादी ब्याहों में, एक दूसरे के अलग तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें, उनके जो तीज त्यौहार होते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। धर्म की कहीं भी कोई बाध्यता जो है वो उनके आड़े नहीं आती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो जगत गुरु शंकराचार्य के जो 4 मठ हैं, चाहे वो मतलब चारों कोनों में भारत के, उत्तर में जो बद्रीनाथ है, या पूरब में जो है वो पुरी है, या जो रामेश्वरम है, इसी तरह से हमारा गुजरात में जो हमारा मठ है, तो इस तरह के जो धाम है ये चारों जगत गुरु शंकराचार्य के, ऐसा लगता है कि चारों कोनों में इन धामों की स्थापना ही इस कारण से हुई होगी कि ताकि देश के कोने कोने से हर इंसान, हर आदमी, हर मनुष्य जो है वो इससे बंध सके और ये चारों मठ पूरे भारतवासियों को एक साथ जोड़ने में सफल रहें। निश्चित रूप से यही लगता है और ये बड़ी बात है, भारत को धार्मिक रूप से धार्मिक एकता प्रदान करने में इन मठों का बड़ा रोल है। और अगर हम बात करें तो भारत एक ऐसी स्थली रहा है जो विश्व के विभिन्न धर्मों की जन्म स्थली रहा है, जो बड़े बड़े धर्म हैं। तो जाहिर है इनमें बड़े बड़े ऋषि, मुनि, मनीषी सब आए, तमाम तरह के लोग विदेशी आए। अगर हम बात करें आर्य से लेके आर्य, हून, कुषाण, मुग़ल, ब्रिटिशर्स, ये सारे लोग आए। सबकी अपनी अपनी धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी, धार्मिक परंपराएं थीं, पर उसके बाद भी वो सारे के सारे आके भारत की जो मूल धार्मिक प्रवृत्ति है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं ला सके। वो जो भारतीयता रही है, वो भारतीयता प्राचीन काल से ही अभी तक ये विद्यमान रही है। यानी हम यूँ कहें कि जो भारतीय धर्म का अपना जो मूल है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। यद्यपि बाहर से बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग आए, अपनी अपनी परंपराओं के साथ आए, पर वो सब के सब ऐसा लगा कि यहाँ भारत में आके भारतीय परंपरा में विलीन हो गए और उनका कोई अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रहा। बल्कि इसीलिए डॉडवेल ने कहा है भारत के लिए कि भारत एक ऐसा विशाल महासागर है जिसमें तमाम तरफ से, चारों तरफ से विभिन्न धर्म रूपी नदियाँ आके मिल जाती हैं
और उस महासागर में उनका समागम हो जाता है, यानी वो अपना अस्तित्व खो बैठती हैं और भारतीय संस्कृति रूपी महासागर में वो तमाम सारी संस्कृति रूपी जो नदियां हैं वो आके मिल के विलुप्त हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं और आखिर में बचता है भारतीयता, भारतीय संस्कृति। और हम देख रहे हैं कि आज भी हम सारे लोग भारतवासी ये महसूस करते हैं कि भारत में कई तरह के लोग आए, पर उसके बावजूद भी जो भारत का अपना है, जो भारतीयता है, उस पर कोई भी आँच नहीं आई, वो अभी तक अक्षुण्ण है। सैकड़ों हज़ारों वर्षों की ये बात है और उसके बाद भी किसी तरह का कोई परिवर्तन इसमें नहीं आया है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से एक विद्वान और हुआ करते थे, शिदलांकर, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भारत जो है वो मिश्रण है तमाम तरह की संस्कृतियों का, और ऐसा मिश्रण हो गया जिसका नाम फाइनली ये कहा गया कि ये भारतीय संस्कृति है। ये ऐसा मिश्रण है जिसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है और उसे एक नाम दे दिया गया भारतीयता या भारतीय संस्कृति, जो पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक साथ जो है वो जोड़े हुई है। और हम देखें कि मुस्लिम धर्म में भी जैसे दरगाह है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में, या निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, या अन्य तमाम सारी दरगाहें हैं, बिना किसी जाति धर्म को देखे हुए सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग रोज़ पहुंचते हैं वहाँ, अपनी आस्थाओं को लेकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और ये दुआ करते हैं वहाँ जाके कि ऊपर वाला इस बुज़ुर्ग, इस सूफ़ी के तुफ़ैल से, इस बुज़ुर्ग और सूफ़ी के माध्यम से हमारी परेशानियाँ दूर कर दें, हमारी मुसीबतें टाल दें, हमें ये चीज़ें दे दें। तो ये क्या है? ये जाहिर है ये सारे जो सूफ़ी संतों के स्थल हैं या शंकराचार्यों के जो मठ हैं या गुरु ग्रंथ के जो पवित्र स्थल हैं, वो आपस में बिना किसी धर्म की बाधा रास्ते में आए हुए सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सबको एक दूसरे के साथ बांधने का कार्य करते हैं। ये बहुत बड़ी एकता की मिसाल है भारत की। तो अब अगर हम सारांश रूप में बात करें तो जाहिर है भारत जैसे विशाल देश में कई तरह की भौतिक और सांस्कृतिक विषमताएं पाए जाना स्वाभाविक है। तमाम तरह के रीति रिवाज, वेशभूषा और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, तो जाहिर है ये सब है। पर इसके बावजूद भी एक सर्वव्यापी एकता यहाँ हमें देखने को मिलती है। अब वो जैसा कि हमने आप सभी इससे पहले डिस्कस किया, तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ जो है वो अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसीलिए यह कहा गया है कि भारत वास्तव में एक बड़ा देश है, जादू की पिटारी है, और यहाँ जो है वो रंग बिरंगे पशु पक्षियों का ये पिंजड़ा है तथा प्रकृति और पुरुषों का अजायब घर है, जिसकी तुलना विश्व के किसी अन्य देश से करना संभव नहीं है। अर्थात जो भारत के संदर्भ में ये कहा गया है कि अनेकता में एकता, ये कथन पूर्णतया सत्य है। इस तरह से दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें पीपीटी की ज़रूरत कुछ नहीं थी, कोई मैप्स वगैरह नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा आपसे ये बात ऐसे ही बैठ के डिस्कस करूं। तो हमने जो है वो तमाम तरह की भारत में विषमताओं के साथ साथ एकता की बात की आपसे। तो सारी चीज़ें जब हमसे पूछा जाए कभी कि भारत में एकता में अनेकता के जो कथन है उसको आप स्पष्टीकरण, उसकी विवेचना करें, तो आप वहीं से बात शुरू करेंगे कि अनेकताएं कैसे हैं, फिर उन अनेकताओं को एकता के सूत्र में बांधने वाले कौन कौन से तत्व हैं, जैसा आपसे मैंने डिस्कस किया। आज मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।